DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार पटेल है और MPPSC 2019 की जो परीक्षा का रिजल्ट आया है उसमें मैंने 4th रैंक हासिल की है। यह मेरा पहला प्रयास था और मैं अपने अगर बैकग्राउंड की बात करूं तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और वर्तमान में मैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मैनेजर के पद पर पदस्थ हूं। हम अगर स्ट्रैटेजी की बात करें कि किस प्रकार से मेरी सक्सेस जर्नी रही है, मैंने कहां से स्टार्ट किया और वहां पर इसको परस्यू करने में मुझे क्या क्या चैलेंजेस रहे, उसको हम एक एक स्टेज वाइज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं प्रीलिम्स, जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा जो परीक्षा है उसके 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और फिर इंटरव्यू। सो तीनों स्टेजेस को क्वालिफाई करने के लिए हमें एक अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है और वही स्ट्रैटेजी मैंने जो है अपने तरीके से जो अपनाई, उसको जिसको मैंने परस्यू किया, वो मैं आज आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर हम जैसे प्रीलिम्स की अगर हम बात करेंगे, सो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेसिस है, बहुत ज़्यादा उसमें हमको एनालिटिकल नहीं जाना है। और मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करने के लिए सबसे पहले मेंस का सिलेबस कवर किया और मेंस के लिए जो अलग अलग बुक्स होती हैं, पहले मैंने सारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारा स्टडी किया। उसके बाद जो ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट्स थे उनको पढ़ने के बाद जो मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए मैंने मुकेश माहेश्वरी सर की जो बुक थी वो और परीक्षा धाम को रेफ़र किया था। उसके उपरांत जो लूसेंट है, चूँकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है, सो मैंने लूसेंट को भी पूरा थॉरोली पढ़ा था। और उसके बाद मैंने जब एक बार मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। टेस्ट सीरीज़ मैंने अगर आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो चलेगा, अदरवाइज़ आजकल टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी बहुत सारे अलग अलग कोचिंग्स इंस्टीट्यूट के आपको टेस्ट अवेलेबल होते हैं। सो आप उन टेस्ट को भी लगाकर अपनी प्रिपरेशन, आपका कितना क्या लेवल है कि उसको आप खुद एवेल्युएट कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने अपना प्रीलिम्स में ये था कि आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद टेस्ट दे रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं खुद सेल्फ एवेल्युएट करता रहता था। चूँकि मैं ऑलरेडी जॉब में था तो मेरे लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ऑनलाइन हो या ऑफलाइन वो मतलब पॉसिबल नहीं था, क्योंकि समय का मेरे लिए अभाव था। बट मेरा ये एक फोकस रहता था कि मुझे 5 से 6 घंटे जो है डेली निकालना है। तो उस हिसाब से मैंने लगभग 5 से 6 महीने का टाइम जो है पहले सिलेबस कवर करने में लगाया। उसके बाद जब जो हमारा नोटिफिकेशन जो है वो नवंबर 2019 में आया था, सो उसके बाद जो एग्ज़ाम था वो फरवरी 2020 में हुआ था। सो उस 3 महीने के टाइम पे मैंने प्रीलिम्स पे फोकस किया और करंट अफेयर्स के लिए जो है प्रतियोगिता दर्पण आती है वो मैंने रेफ़र किया। और उसके अलावा यूट्यूब पे जो मल्टीपल सोर्सेस हैं जहाँ पर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न होते हैं, उनको मैंने जो है करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए वहाँ से मैंने पढ़ाई की। अब इसके बाद हम मेंस की स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। जो सबसे क्रूशल एग्ज़ाम का स्टेज है वो मेंस का प्रिपरेशन है, क्योंकि 1400 मार्क्स जो है हमारे मेंस के लिए है। सो मेंस के लिए मैं एक एक करके पेपर वाइज आप लोग से डिस्कस करूंगा कि कहाँ से किस सोर्स से मैंने पढ़ाई की, किस प्रकार से पढ़ाई की, आंसर राइटिंग मैंने जो है कहाँ से किस प्रकार से प्रैक्टिस की, कौन सी कोचिंग के थ्रू जो है मुझे गाइडेंस मिला, ये सब मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो पेपर अगर हम 1 की बात करते हैं, सो इतिहास हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के टोटल 4 जो है मैंने 2019 में जो दिया था उसमें 4 स्टेजेस थे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। सो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए जो है मैंने तमिलनाडु NCERT बोर्ड की जो बुक होती है वो पढ़ा था। उसके अलावा ओल्ड NCERT जो रोमिला थापर मैम की जो बुक है उसको, और तमिलनाडु NCERT बोर्ड की जो बुक है, उनको दोनों को साइड बाय साइड रखकर जो है मैंने पढ़ाई की थी और उनके थ्रू ही मैंने नोट्स बनाए हुए थे। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने ओल्ड NCERT की जो बुक है वो और तमिलनाडु NCERT की जो बुक है, दोनों को साइड बाय साइड रखकर उसकी प्रिपरेशन की और वहाँ से मैंने अपने नोट्स बनाए। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने नेक्स्ट IAS की एक बुक आती है, वो बेसिकली NCERT का ही एक अरेंज्ड फॉर्म है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है उसमें, तो मैंने उस बुक को रेफ़र किया था। उसके अलावा मृणाल
पटेल एक यूट्यूब पे चैनल है, उसका जो मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ लेक्चर्स हैं, लगभग आई थिंक 50-55 लेक्चर है, वो मैंने रेफ़र किए थे और उसके साथ मैंने अपने नोट्स को जो है प्रॉपर तरीके से बनाया था। और इसके बाद अगर हम पेपर 1 में ही पार्ट 2 जो ज्योग्राफी है उसकी अगर हम बात करेंगे, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने माजिद हुसैन सर की जो बुक है वो उसके कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़े थे, बाकी एनसीईआरटी के थ्रू मैंने उसको जो है कवर किया था। और मृणाल पटेल सर का जो वीडियोस हैं उसके थ्रू मैंने उसको कवर किया था। और एक इंटरनेट पे एक वेबसाइट है PMF IAS, पुअर मैन फ्रेंड IAS, उस वेबसाइट के थ्रू मैंने जो अपने एज पर सिलेबस जो ज्योग्राफी का सिलेबस था उसमें कुछ टॉपिक जो मुझे सफिशेंट कंटेंट नहीं मिल रहा था, मैंने वो कंटेंट वहाँ से अपने कंप्लीट किए। इस प्रकार से मैंने पेपर 1 अपना कंप्लीट किया। अब हम अगर पेपर 2 की बात करेंगे तो उसमें जो पॉलिटी है, पेपर 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक स्कोरिंग पेपर है। उसमें सबसे पहले तो जो हमारा राजनीति है, पॉलिटी, और दूसरा पार्ट जो है सोशल हेल्थ एंड एजुकेशन। सो पॉलिटी के लिए मैंने जो है लक्ष्मीकांत रेफ़र की थी। उसके अलावा जो स्टडी IQ यूट्यूब पे एक चैनल है, उसके जो करंट के जो भी टॉपिक आते थे, पॉलिटिकल अफेयर से संबंधित जो भी टॉपिक्स आते थे वो मैं उसमें कवर करता था और अपने लक्ष्मीकांत से जो मैंने नोट्स बनाए थे उसको अपडेट करता रहता था समय के हिसाब से। उसके बाद जो सोशल हेल्थ एंड एजुकेशन वाला पार्ट है उसमें आपके लिए कोई पर्टिकुलर बुक तो वैसे नहीं आती है, परंतु उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टॉपिक के हिसाब से ही इंटरनेट का यूज़ करके हम एक एक टॉपिक के हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं अलग अलग, जैसे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित हो, चाहे हेल्थ से संबंधित हो, सो मैंने अलग अलग बुक्स, अलग अलग वेबसाइट रेफ़र करी गवर्नमेंट की और उनसे मैंने अपने टॉपिक के हिसाब से कंटेंट निकाला और उनके मैंने नोट्स बनाए। उसके अलावा जो स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, उसके लिए कोचिंग से टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल मिल जाती हैं बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं। सो उन योजनाओं को मैंने वुमेन हेल्थ और चाइल्ड डेवलपमेंट, लेबर या बाकी जो जितनी भी जो कैटेगरीज थी उसके अंदर मैंने अलग अलग योजनाओं को पढ़ा और उनके नोट्स बना लिए। इस प्रकार से मैंने पेपर 2 अपना ख़त्म किया। फिर हम पेपर 3 पे आते हैं। सो पेपर 3 में जो पहला पोर्शन है हमारा साइंस से संबंधित, तो साइंस के लिए मैंने एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनको रेफ़र किया था और जो उसमें भी केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी से पढ़ाई की थी और नोट्स बनाए थे। और उसके अलावा जो बायोलॉजी है तो मैंने मेडीजी से पहले पढ़ाई की थी गेट के टाइम पर। सो उस समय मेरे जो नोट्स थे मैंने उनको रेफ़र किया था। और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, तो टेक्नोलॉजी के लिए TMH पब्लिकेशन की एक बुक आती है, मैंने उस बुक से ही अपने जो टॉपिक वाइज जो टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का पार्ट था, सो उसको मैंने TMH पब्लिकेशन की जो बुक थी उससे मैंने उसको पढ़ा और उससे मैंने अपने नोट्स बनाए। इसके बाद हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की। सो एनवायरनमेंट के लिए मैंने शंकर IAS की बुक से कुछ टॉपिक्स उठाए थे, बाकी उसके अलावा एनसीईआरटी की जो बुक हैं उसको मैंने रेफ़र किया था और बाकी इंटरनेट के थ्रू जो भी करंट अफेयर्स या बाकी चीज़ें हैं उसके थ्रू मैंने अपने नोट्स बनाए और अपनी प्रिपरेशन करी। उसके बाद इकोनॉमी की अगर हम बात करेंगे, सो इकोनॉमी के लिए मृणाल पटेल सर के वीडियोज़ हैं इकोनॉमी के, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने समझाया है और मैंने मेनली उन्हीं वीडियोस पे फोकस किया। सबसे पहले पूरा का पूरा ये जो उनके वीडियोस थे, लेक्चर थे, उनको मैंने देखा और उसके मैंने कंसाइज नोट्स प्रिपेयर किए। उसके अलावा एनसीईआरटी जो टॉपिक उन्होंने कवर नहीं किए थे वो टॉपिक मैंने एनसीईआरटी की बुक से कवर किए। पेपर 4 पे अगर हम आ जाते हैं तो पेपर 4 जो इथिक्स है वो भी एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं तो आपके मार्क्स उसमें बहुत अच्छे आने के चांसेस होते हैं। सो पेपर 4 के लिए मैंने लेक्सिकॉन जो बुक आती है वो रेफ़र किया। उसके अलावा एक यूट्यूब पे एक चैनल है स्लीपी क्लासेस, सो उनके जो है वीडियोस मैंने उसमें देखे थे। और जो थिंकर्स हैं, थिंकर्स के लिए मैंने स्टडी IQ के कुछ वीडियोस हैं वो मैंने रेफ़र किया था। तो इस प्रकार से मेरा इथिक्स का भी प्रिपरेशन हो गया। हिंदी के लिए अगर हम बात करेंगे पेपर 5, सो हिंदी में मैंने कुसुमलता श्रीवास्तव मैम की जो बुक है वो एक रेफ़र की थी। आप हिंदी के लिए चाहें तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक रेफ़र कर सकते हैं। और उसके अलावा एक यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर पॉइंट करके था, तो मैंने उसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन जारी रखी। बुक के साथ में मैंने एक यूट्यूब चैनल को रेफ़र किया, फिर अपना जो भी सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई की और अपने नोट्स प्रिपेयर किए। पेपर 6 की अगर हम बात करेंगे ऐसे, सो उसमें भी एक काफ़ी अच्छा है कि हम लगभग 50 to 55-60 मार्क्स बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक दृष्टि IAS की जो बुक आती है, विकास दिव्य कीर्ति सर की बुक है, सो वो मैंने एक बुक रेफ़र की थी। और दूसरा उसके अलावा एक बुक थी निबंध मंजूषा।
सो ये 2 बुक्स मैंने रखी थी। इसमें बस ये रहता है कि आप टॉपिक पढ़ लीजिए निबंध का, और उसके बाद उसका एक हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट बना सकते हैं कि ये अगर किसी भी टॉपिक पे मान लीजिए निबंध आ जाता है, सो हमको उसमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है, क्या क्या डायमेंशंस हमको कवर करने हैं। सो मैं क्या करता था कि निबंध के केस में सबसे पहले जैसे कोई भी टॉपिक है, सो वो टॉपिक उठाया और उसके बाद उसके हमने पॉइंट्स लिख लिए कि हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद उसके बारे में जस्ट बैकग्राउंड बताना है, फिर उसके दूसरे जो डायमेंशंस रहेंगे, समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स अगर हैं कुछ, या फिर उसके बाद समाधान क्या हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने कौन से, इंटरनेशनल गवर्नमेंट हो चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो चाहे आपका भारत सरकार हो, उन्होंने क्या प्रयास किए हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट्स क्या आए हुए हैं, और इसके बाद फ्यूचर में और क्या किया जा सकता है, आगे की राह क्या हो सकती है, उसके बारे में मैं मतलब जस्ट एक स्ट्रक्चर बना लेता था और लास्ट में हमारा उसका समापन हो जाता था कंक्लूजन करके। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना के मैं एक एक चीज़ नोट डाउन करता था कि अगर मान लीजिए इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक आ जाता है, सो मैं इसका निबंध जो है इस प्रकार से लिखूंगा। अगर मान लीजिए आपका बड़ा वाला जो फर्स्ट निबंध होता है और बाकी जो 2 छोटे छोटे निबंध होते थे मेरे टाइम पे, एक 50 मार्क्स का होता था और 25-25 मार्क्स के 2 निबंध होते थे। सो उस हिसाब से मैं एक स्ट्रैटेजी बना के रखता था। उसमें जो बीच में अगर हमको कुछ कोट अगर लिखने हैं या फिर कुछ पोएम लिखनी है, पोइट्री लिखनी है, सो वो भी मैं उस टॉपिक वाइज प्रिपेयर करके रखता था और उस हिसाब से मैंने अपनी प्रिपरेशन निबंध के लिए की थी। अब मैं आपके सामने मेंस आंसर राइटिंग के बारे में बात करूंगा कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन कैसे, मेंस आंसर राइटिंग मैंने कैसे की। चूँकि मैं ऑलरेडी जॉब में था तो मेरे लिए क्लासरूम में जाकर मेंस लिखना जो है पॉसिबल नहीं था। सो मैं क्या करता था कि घर पे ही मेंस लिखता था और उसके बाद कॉपीज़ जो है मैं जो इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन किए थे उनके पास भेजता था और वो मेरी कॉपीज़ चेक करके मुझे वापस फीडबैक देते थे। तो इस प्रकार से मैंने लगभग आप मान लीजिए कि नवंबर 2018 से लेके मार्च 2021 में जो मेरा मेंस था, उस समय इस लगभग 2.5 साल का जो पीरियड था, उस समय पूरे थ्रू आउट दी पीरियड मैंने मेंस लिखी है। जब मेरी एक बार प्रिपरेशन हो गई, मैंने लगभग 200 टेस्ट लगाए थे। सारे सब्जेक्ट्स का अगर मिला लिया जाए तो 200 to 250 टेस्ट मैंने लगाए हैं, लिखे हैं। उसके हिसाब से जब भी मैं मेंस लिखता था, सो क्या टॉपिक्स आ रहे हैं उसके अंदर, या फिर कौन से टॉपिक मैंने पढ़े हैं, मैं उनको कितना अच्छे तरीके से लिख पा रहा हूँ, या फिर कौन से टॉपिक छूट गए हैं। तो मैं जब टेस्ट लिखता था उसके बाद जब सेल्फ एनालिसिस उसका करता था मैं, तो उसमें मुझे और पता चलता था कि ये चीज़ मतलब मेरे जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें छूट गई है, तो मैं उसको अपडेट करता रहता था। इस प्रकार से मैंने अपनी मेंस की जो आंसर राइटिंग है इम्प्रूव करी समय के साथ। सबसे पहले जब मैं मेंस लिखना स्टार्ट किया, सो उस समय तो ये होता था कि जो 1.5 घंटे का समय मिलता है एक पार्ट को कंप्लीट करने में, सो उसमें मुझे लगभग 2 घंटा, सवा 2 घंटा लगता था। फिर बाद में जब मैंने उसको एनालाइज़ किया और कैसे कंटेंट हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर कौन सी अनवांटेड चीज़ें हैं जो हमको रिमूव करनी है जिससे हमारा समय बच सकता है, वो सब मैंने सेल्फ एनालिसिस की और उसके थ्रू मैंने इम्प्रूव किया। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर मेरा ये फोकस रहता था कि मेरा पेपर कंप्लीट होना चाहिए। अभी हम अगर बात करेंगे कि आंसर हमको लिखने कैसे, सो जब मैंने मेंस दिया था उस समय बेसिकली 3 मार्कर्स, 6 मार्कर्स और 15 मार्कर्स होते थे। अभी चूँकि 2020 ऑनवर्ड अभी सिलेबस चेंज हो गया है, सो अभी 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स आ गए, लेकिन जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट रहेगा दैट विल रिमेन सेम। सो अगर हम 3 मार्कर्स की हम बात करेंगे, 3 मार्कर में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यह है कि आपको सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें लिखनी है। मल्टीपल हमको 3 डायमेंशंस एटलीस्ट कवर करने हैं और कम से कम शब्दों में लिखना है। लगभग 20 से 25 वर्ड्स में हमको लिखना है। चूँकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हम उसमें टू द पॉइंट चीज़ें लिखेंगे। सेंटेंस पूरा कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक हड़प्पा संस्कृति अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया, सो उसके बारे में जैसे हम ये बता देंगे कि ये क्या है और उसके बाद इसका टाइमलाइन हम एक डिस्कस कर सकते हैं। और इसकी जो साइट है, IVC की जो साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट के हम 3-4 एग्जांपल्स दे सकते हैं। सो इसमें क्या होगा कि हमने सारी चीज़ें कवर कर ली और हमारा ज़्यादा समय भी नहीं लगा। इस प्रकार से हमको 3 मार्कर्स लिखने हैं। इसके बाद अगर हम 5 मार्कर्स की बात करेंगे, सो अभी चूँकि नया जो सिलेबस और नया जो कॉपी का है उसमें स्पेस कंस्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। सो हमको अपना जो आंसर फॉर्मेट रखना है वो इस प्रकार से रखना है कि एटलीस्ट एक लाइन में हमको इंट्रो दे देना है कि बेसिकली जो क्वेश्चन में पूछा गया, अगर आप इंट्रो लिख सकते हैं आप उसमें इंट्रो कर दीजिए। उसके बाद कम से कम हमको 5 पॉइंट कवर करने हैं उसके अंदर। आप अगर उसके फीचर्स पूछे जा रहे हैं, प्रोविजंस पूछे जा रहे हैं, आप उसके बारे में अगर क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोला जा रहा है, सो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम 2 तरीके से बना के रख सकते हैं। सो वो दोनों चीज़ें हमको लिखनी है। उसके बाद लास्ट की एक लाइन में हमको जस्ट कंक्लूड करना है, ताकि एक आंसर में कंप्लीशन का भाव आता है। जब चेकर जो है उसको चेक करते हैं, सो एक कंप्लीशन का एक भाव आता है। तो इस प्रकार से आप 5 मार्कर लिखिए
उसके बाद हम अगर 11 मार्कर की बात करेंगे तो 11 मार्कर में जो है हम प्रॉपर इंट्रो के साथ आप जो कंटेंट लिख रहे हैं, कंटेंट में सबसे पहली चीज़ जो ये हमको देखनी है, जैसे अगर हमको क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए बोला जा रहा है या फिर किसी चीज़ के बारे में टिप्पणी करने के लिए बोला जा रहा है, सो हम कितने उसके डायमेंशंस हम कवर कर सकते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसके बारे में अगर हमको लिखना रहेगा तो वो एक बेहतरीन तरीके से आंसर निकल कर आता है। और जब उसको चेकर चेक करेगा तो उसको भी लगेगा कि यार इसको नॉलेज काफ़ी अच्छा है, मतलब सब्जेक्ट का पूर्ण ज्ञान है। इसके अलावा आंसर्स में मैंने काफ़ी पाई चार्ट और उसके अलावा मतलब बाकी जो इन्फॉर्मेशन है लाइक फैक्ट वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वह यह बताता है कि आपकी जो सब्जेक्ट के प्रति समझ है, टॉपिक के प्रति समझ है, वो कितनी ज़्यादा है और उस टॉपिक से संबंधित जो भी करंट डेवलपमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, इंडेक्सेस आते हैं, गवर्नमेंट की अगर कोई योजनाएं हैं, उन सब का अगर हम मेंशन करेंगे तो एक आंसर जो है एक बहुत ही बढ़िया तरीके से हम आंसर को फ्रेम कर पाते हैं। इस प्रकार से मैंने अपनी जो मेंस की स्ट्रैटेजी थी वो मैंने बताई। इसमें लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो बच्चे जो गलती करते हैं वो ये है कि मेंस पढ़ तो लेते हैं वो, परंतु मेंस लिखने से वो डरते हैं कि मतलब मेरा पेपर पूरा नहीं हो रहा है या फिर मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर मेंस की प्रिपरेशन नहीं करते कि जब एग्ज़ाम आएगा तब देखेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैंने जो मेंस के लिए जो फॉलो किया वो मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो RRT थी, रीड रिपीट एंड टेस्ट। जब मैंने बहुत मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू मैं पढ़ाई करता था, जैसा मैंने आपको बताया ही है वीडियो में। उसके अलावा मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे मेरे रिपीटिशन होते थे, सब्जेक्ट के रिवीजन चलते थे और जैसे ही मेरा रिवीजन ख़त्म होता था मैं टेस्ट लिखता था और उसके बाद टेस्ट लिखने के बाद सेल्फ एवेलुएट करता था। जो भी चीज़ें नहीं आती हैं उनके मैं नोट्स बनाता था और ये कंटिन्यूस 2.5 साल तक, जब तक मेरा मेंस नहीं हो गया तब तक मैंने इस स्ट्रैटेजी को अपनाया था। आई होप मैंने आपके प्रीलिम्स और मेंस की जो क्वेरीज थी, डाउट्स थे, वो क्लियर कर दिए होंगे। अभी मैं एक सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि टाइम मैनेजमेंट को लेके, जैसे कई लोग जॉब करने वाले एस्पिरेंट्स हैं जिनको MPPSC की तैयारी करनी है, UPSC की तैयारी करनी है, सो उनके मैक्सिमम ये डाउट होते हैं कि सर आपने टाइम कैसे मैनेज किया। मुझे बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आते हैं कि आपने टाइम कैसे मैनेज किया। सो उनको मैं यह बताना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मुझे 5 से 6 घंटे देने हैं, इतना समय हमको देना ही पड़ेगा, उसके बिना आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। सो उसके लिए मैंने क्या किया था कि लगभग मॉर्निंग में मैं 2 घंटे लगभग निकालता था, क्योंकि मेरा ऑफिस लगभग 9 o'clock 9:30 चालू होता था, तो मैंने अर्ली मॉर्निंग में उठता था और एटलीस्ट मेरा फोकस होता था कि मैं 2 घंटे सुबह दे सकता हूँ। और फिर उसके बाद शाम को ऑफिस से आने के बाद मेरा टारगेट होता था कि 3 से 3.5 घंटे में लगभग अपना निकाल सकूँ। तो इस हिसाब से मेरा ये फोकस होता था कि मैं किसी भी कंडीशन में हूँ, कहीं पर भी रहूँ, ट्रेनिंग में हूँ या बाहर हूँ, लेकिन एटलीस्ट मुझे 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है। क्योंकि मेरा आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो ऑलरेडी सिर्फ 24/7 उसी में लगे हुए हैं। सो जॉब करने वाले जो साथी हैं उनके लिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 5 से 6 घंटे आपको डेली देना है। जब आपका पब्लिक हॉलीडे हो या फिर संडे हो, उस समय जो है आप 9 to 10 आवर्स आप निकाल सकते हैं। तो ये जॉब वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए है। बाकी जो मतलब रूटीन जो एस्पिरेंट हैं जो कि जिनके पास जॉब नहीं है, परंतु वो इंदौर या भोपाल या जबलपुर जहाँ भी रहकर या घर पर रहकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि लगभग 8 से 10 घंटे जो है आपको निकालने हैं डेली बेसिस पे। और उस हिसाब से सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है और फिर टेस्ट लिखने हैं। तो यह स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपका वो कंप्लीट होता जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ अभी काफ़ी हद तक मैं सही पोजीशन में हूँ। अभी हम बात करेंगे कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने इंटरव्यू के लेके प्रिपरेशन कैसे की और क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी हैं। सो इंटरव्यू जो है एक भले 175 मार्क्स का है, परंतु अभी जो रिसेंट जो हम अगर रिजल्ट्स देखते हैं, सो इंटरव्यू के मार्क्स आपकी रैंक डिसाइड कर रहे हैं। ना सिर्फ रैंक डिसाइड कर रहे हैं, परंतु आपका सिलेक्शन होना ना होना भी डिसाइड किया जा रहा है इंटरव्यू के मार्क्स के थ्रू। सो इसलिए बहुत ज़्यादा जो इंटरव्यू का जो स्टेज है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अभी हो चुका है। सो इंटरव्यू के लिए हमको जो है मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज तो आपके पास है ही, वहाँ पर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप आंसर्स को कैसे प्रेजेंट कर पा रहे हो। और कई बार इंटरव्यूअर आपको कोशिश करता है प्रेशर दबाव में डालने की, या फिर इधर उधर के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो जिनका आपको नॉलेज नहीं है, तो उसमें आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इसको लेके मैं बस आपको ये इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले तो अपना ड्रेसिंग सेंस पे आप ध्यान दीजिए
दूसरा, आपने जो भी हमारा करंट की चीज़ें चल रही हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, प्रोज कॉन्स हैं, जो बाकी डिस्क्रिप्शंस हैं वो आप पढ़ लीजिए। तीसरा, जो सब्जेक्ट के जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में आपका थोड़ा सा जस्ट हल्का फुल्का आपको आना चाहिए। और आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में आपने ग्रेजुएशन के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको वहाँ पूछा जा सकता है। फिर आपका जो स्कूलिंग है, कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत जस्ट जानकारी, जो नॉर्मल जनरल इन्फॉर्मेशन है वो आप तैयारी कर सकते हैं। सो इस प्रकार से आप जो तैयारी वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, परंतु जो जॉब में जो लोग हैं उनके लिए जॉब से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, आपको वहाँ से यहाँ पर क्यों आना है, आपने वहाँ पर कौन से ऐसे समाज सेवा के काम किए। सो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपकी सैलरी तो वहाँ बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर फिर आप क्यों आना चाहते हैं। सो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आप ध्यान रख के चलिए कि जब आप आंसर दे रहे हैं तो आपके चेहरे पर स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। आप आंसर बढ़िया कूल और काम होकर आंसर दीजिए। अगर आंसर नहीं भी आता है तो आप जो इंटरव्यूअर हैं उनके सामने बोल सकते हैं, सर मुझे क्षमा कीजिए, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। या फिर आप बोल सकते हैं कि मैंने पढ़ा था परंतु मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से आप कूल और काम होकर आपके चेहरे पे हल्की स्माइल के साथ आप आंसर पोलाइटली जो है आंसर देने के प्रयास करें। सो इस प्रकार से इंटरव्यूअर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जब एक बार आपका प्रिपरेशन हो जाता है तो आप मॉक इंटरव्यूज़ दे दीजिए। 2 या 3 इंटरव्यूज़ मॉक जो है वो बहुत मोर देन सफिशिएंट है। आप मॉक इंटरव्यूज़ देंगे तो जस्ट एक जो एनवायरनमेंट बनता है कि इंटरव्यू रूम के अंदर जाते समय आपको कैसा फील आना है, वो चीज़ आप एक एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सो एक बेहतर प्रिपेयर्ड होके आप वहाँ पर जा पाएंगे। सो 2 और 3 मॉक दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा मॉक देने की ज़रूरत नहीं है। इतने में मेरे हिसाब से इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन के लिए कोचिंग की ज़रूरत है या फिर नहीं है, सेल्फ स्टडी क्या सफिशिएंट है। सो ये जो मिथ है, कुछ लोगों का ये मानना है कि आपको अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो कोचिंग जाना अति आवश्यक है, उसके बिना तो हम निकाल ही नहीं सकते एग्ज़ाम। ये एक मिथ है। और सामने बैठा हूँ आपके एग्जाम्पल, मैंने कोई प्रिपरेशन के लिए मैंने किसी भी प्रकार की कोचिंग ज्वाइन नहीं की और मैंने जितना भी पढ़ाई किया है सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन किया है। और सबसे जो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका डिसिप्लिन, क्योंकि आप जब तक डिसिप्लिन नहीं रहेंगे आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, आप सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं। चूँकि आजकल हम देखते हैं कि 1 क्लिक पे हमको इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज़ें मिल जाएंगी। यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, अनअकैडमी के वीडियोस आप जो है रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा बुक्स जो है, बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको बुक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ेगी और उसके हिसाब से जब आप तैयारी करने जाएंगे। सो मुझे पर्सनली लगता है कि कोचिंग एक गाइडेंस का माध्यम हो सकता है, वहाँ पर एक गाइडेंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। परंतु अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी आप सेल्फ स्टडी करके पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके आप अपना सेल्फ एवेल्युएशन कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपका एक बार प्रिपरेशन हो जाता है तो आप बेहतर पोजीशन में होंगे एग्ज़ाम को निकालने की। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अगर कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी करके भी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नोट मेकिंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने तैयारी चालू की थी उस समय काफ़ी सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मतलब 3 से 4 अटेम्प्ट उनके हो चुके थे, परंतु वो हर बार यह बोलते थे कि मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने गलती कर दी। सो मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा कि नोट मेकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब मैंने नोट्स बनाने अपने स्टार्ट किए तो मैंने एक सोर्स के थ्रू मैंने नोट्स नहीं बनाए, मैंने 3 से 4 सोर्सेज कम से कम रेफ़र किए हैं अपने हर एक पेपर के नोट्स मेकिंग के टाइम पर, ताकि जब मैं रिवीजन करने जाऊंगा सो मैं अपनी जब नोट्स पढ़ूंगा तो सारी की सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं उसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपके लिए नोट मेकिंग जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर एक सब्जेक्ट के हमको नोट्स बनाने हैं, चाहे वेदर इट इज़ हिंदी हो, चाहे वो आपका ऐसे हो, चाहे आपके पेपर 1, 2, 3, 4 सारे के सारे आपके जो जितने भी पेपर्स होंगे उन सब के नोट्स जो है आपको बनाने हैं। क्योंकि जब पेपर आ जाते हैं बैक टू बैक, हमारे 6 दिन में 6 पेपर हैं, सो उस समय हम मल्टीपल सोर्सेज या बुक्स उठाकर हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं। सो उस केस में हमारे जो नोट्स हैं वो क्विक रिवीजन में हमारे काम आते हैं, तभी जाके हम जब जो पढ़ा रहेगा। कई बार ये होता है कि जब हम पेपर लिखते हैं तो हम भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं, चीज़ें छूट जाती हैं। सो वह उस चीज़ से बचने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नोट्स बना के रखें और उन्हीं नोट्स को जो है हम जब भी रिवाइज़ करते हैं
पेपर देते हैं, टेस्ट लिखते हैं, सो जो नई चीज़ें पता चलती हैं हम उन नोट्स को हम अपडेट करके जो है अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो नोट मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सारे जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जब भी अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो अपने साथ में नोट्स प्रिपेयर करते चलें। इसके बाद जो न्यू जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि इट डज़ंट मैटर कि आपका पहला प्रयास है, दूसरा प्रयास है या फिर तीसरा प्रयास है, आप जो है अगर डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए लगे रहेंगे, सो डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिसिप्लिन और फोकस। आज का जो समय है, सोशल मीडिया का टाइम है, हम ना चाहते हुए भी सोशल मीडिया पर 1 से 2 घंटा 3 घंटा जो है हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। सो ये जो डिस्ट्रैक्शन है उससे हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और अपना पूरा का पूरा फोकस जो है अपनी स्टडीज़ पे लगाना है और सेल्फ एवेल्युएशन पे लगाना है। हमको रूटीन बेसिस पे एक बार जब हमारा सिलेबस कवर हो जाता है तो आप अपना टेस्ट लिखिए और उसके थ्रू अपना एवेल्युएशन करते जाइए। ये एक की जो स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स को लेके आप अपडेट रहिए, क्योंकि आपके हर एक पेपर में जो चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपका इकोनॉमी हो, करंट अफेयर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो करंट अफेयर्स हमको ऑन अ डेली बेसिस हमको कवर करने हैं। आप एक न्यूज़पेपर उठा सकते हैं और उसके अलावा जो स्टडी IQ जैसे चैनल्स हैं, स्टडी चैनल्स हैं, उनके वीडियोस आप रेफ़र कर सकते हैं। अपनी एक करंट अफेयर्स की एक बुक बना सकते हैं जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स लिख के, लाइक पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, या फिर अन्य जो भी हमारे पेपर्स के सब्जेक्ट्स हैं उससे संबंधित अगर कोई हॉट या रीसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं, सो उसके हम वीडियोस जो है उससे नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब हम आंसर फ्रेमिंग करेंगे सो उन चीज़ों को हम वहाँ पर कोट कर सकें। इससे जो आंसर्स हमारा रहेगा वो काफ़ी समृद्ध आंसर रहेगा और चेकर को भी ये लगेगा कि हाँ, जो एस्पिरेंट है इसको सारी चीज़ों की जानकारी है, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी जानकारी है। सो आंसर एक बहुत अच्छा आंसर लगता है और इसके थ्रू आप जो है अपने आंसर्स बहुत बढ़िया बना सकते हैं और डेफिनेटली आप मीन्स में बहुत अच्छा कर पाएंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो कई बार लोग बोलते हैं कि हम एक मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए परंतु हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि सिविल सर्विसेज जो है आपका पेशेंस और परसिवरेंस, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा मांगती हैं। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि अगर मैंने 1 अटेम्प्ट दे दिया, 2 अटेम्प्ट दे दिया और नहीं हो रहा है तो मुझे छोड़ देना चाहिए, है ना। अगर किसी का 1 अटेम्प्ट में हो गया परंतु मेरा नहीं हो रहा है तो मुझे डीमोरलाइज होना है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने 5-5 अटेम्प्ट भी देते हैं लोग और 6वें अटेम्प्ट में रैंक लेके आते हैं। सो आपको अपना अंदर से सेल्फ मोटिवेट रहना है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। थोड़ा कहीं अगर गलतियाँ हो रही हैं तो मुझे उन गलतियों पर काम करना है और उसके बाद मुझे वापस स्ट्रांगली आना है सामने, तब जाके मैं अपना बेहतर दे पाऊँगा और डेफिनेटली मैं मेंस में बहुत अच्छा कर पाऊँगा। मेरी जर्नी में अगर हम बात करेंगे सो मैं पिछले 9.5 वर्षों से जॉब में हूँ और उसके साथ मैंने 3.5 साल प्रिपरेशन की है। सो आपका जो अगर ये एक्सक्यूज़ है कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, नौकरी कर रहा हूँ मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, सो ये एक्सक्यूज़ मेरे हिसाब से मतलब सही नहीं है। और आपका अगर एटीट्यूड सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करना है, सो मुझे लगता है अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करेंगे, स्टडी करेंगे, सो आप जॉब में हैं तो भी आप एक एग्ज़ाम निकाल सकते हैं और जॉब में नहीं हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है आपका जो डिसिप्लिन है, फोकस है। आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए, टेस्ट लिखिए। मैंने जैसे अभी लास्ट मैंने अभी बताया आपको कि मैंने 200 से 250 टेस्ट लिखे हैं। सो ये टेस्ट लिखने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला तो आपका एक आंसर राइटिंग जो है इम्प्रूव होती है, दूसरा आपका कंटेंट जो है इम्प्रूव होता है, तीसरा आपके जो टॉपिक्स हैं अगर कुछ छूट जाते हैं तो हम उनको वापस जब हमको पेपर में नहीं बनता, टेस्ट में नहीं बनता है तो हम उसको वापस एनालाइज करते हैं और उसके थ्रू हमको हमारा जो नोट्स हैं वो भी इम्प्रूव होते हैं और हमारी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज भी इम्प्रूव होती है। हमें अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी पता चलती हैं कि मेरा अगर कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है सो वो बहुत अच्छी बात है और अगर कोई टॉपिक वीक है तो उस टॉपिक में मैं किधर वीक हूँ, किधर मुझे ज़्यादा काम करना है ताकि मैं उसमें और अच्छा कर सकूँ, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से आपको जो है मोटिवेटेड रहना है और डिसिप्लिन के साथ हर दिन कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है और डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम्स में अपना बेस्ट दे पाएंगे। कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि मीडियम को लेकर सर हम कौन सा मीडियम जो है मीडियम ऑफ चॉइस जो रहेगी हम क्या रखें, इंग्लिश रखें या हिंदी रखें।
उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी 12वीं तक की जो पढ़ाई है वो हिंदी में की थी और इंजीनियरिंग फिर मैंने इंग्लिश में किया। तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल था, इसलिए मैंने इंग्लिश जो है अपना मीडियम रखा प्रिपरेशन के दौरान। परंतु जो बाकी जो लोग हैं, अगर आप हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपना हिंदी मीडियम रखिए, और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप अपना मीडियम इंग्लिश रखिए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इंग्लिश की जो कॉपीज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चेक होती हैं और उनको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, हिंदी की जो कॉपीज़ है उनको जो है कम मार्क्स मिलते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो है मतलब बेसलेस बातें हैं। और अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आपने मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट आपने कवर किए हैं सब्जेक्ट के बारे में, आप बढ़िया तरीके से लिखते हैं, सो आप हिंदी में लिख रहे हों या फिर इंग्लिश में लिख रहे हों, इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो लिख रहे हैं वो अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मैं सब चीज़ें मैंने मोस्टली कवर की हैं, मुझे ऐसा लगता है। और इसके साथ ही मैं अपनी जो दिल्ली नॉलेज ट्रैक जो टीम है उसका धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर जो है मेरी सक्सेस यात्रा को कवर किया। और मैं ये आशा करता हूँ कि मेरी सक्सेस जर्नी से लोग इंस्पायर होंगे और लोग काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, मतलब उनके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे और वो अपनी प्रिपरेशन जो है बेटर तरीके से कर पाएंगे और डेफिनेटली आप एक कुशल सिविल सेवक बन पाएंगे। धन्यवाद।